हाय यार, एक बात बताओ, ये जो कंपेटिटिव एग्जाम्स है जितने भी, जौन सा भी तुम दे रहे हो, कैट हो गया, सी मैट हो गया, क्लैट हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, या कोई सा भी सी सैट, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, इसमें ना दो चीज़ें टैंडम में काम करती हैं. दे हैव टू वर्क इन टैंडम. वन इज हार्ड वर्क. बहुत लोगों को लगता है सर आखिरी 5 दिन में पढ़ लेंगे, गूगल कर लेंगे एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड. ना, हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ कंसिस्टेंसी, दैट इज गोइंग टू बी योर ब्रह्मास्त्र. तुम्हारा एक तरह से वो बनने वाला है कि यार वही सबसे ज़्यादा आग पैदा करेगा तुम्हारी प्रिपरेशन में, और इवेंचुअली ऑन द डे तुम फोड़ के आओगे. समझ में आ रही है बात? तो ब्रह्मास्त्र की बात की है तो ब्रह्मास्त्र का एक गाना तो बनता है. इश्क तुम्हारा नहीं ये फितूर है, रिश्ता पुराना कोई तो जरूर है, आके मिले उसी के तो वास्ते, ये रास्ते तू है हवाओं का झोंका, मैं आग हूँ, तू रागदारी है मेरी, मैं राग हूँ, मैं जी रहा हूँ तेरे इंतजार में. आवाज दे तेरी सदाएं ढूंढ रहा था. बस गाना सुनने आते हो या पढ़ाई करने आते हो, है ना? So, little bit of fun, but then we will eventually begin the third chapter. एक सवाल जो मेरा तुमसे है, अगर अभी तक हम आ गए हैं रेशियो प्रोपोर्शन की तरफ, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस अगर नहीं निपटाया है, वापस जाओ. हर बार बताता हूँ, इस बार फिर बता रहा हूँ, सीरीज है 5 लेक्चर्स की, हर टॉपिक की. पहला होगा थ्योरी बूस्टर, अगला 80 परसेंटाइल के काबिल बनो, 80 परसेंटाइल बिल्डर, देन 90 परसेंटाइल लेवल अप, तीसरा वीडियो हो गया. चौथा वीडियो होगा तुम्हारा 95 परसेंटाइल लाने का प्रो प्रैक्टिस, और आखिरी इज योर PYQs, या फिर 99 परसेंटाइल कह लो, जब तुम 99 लाने के एकदम एग्जाम क्रैक करने के एकदम काबिल हो जाओगे. समझ में आ रहा है? वो कंप्लीट करके रेशियो प्रोपोर्शन पर आने की जरूरत है तुम्हें. क्या बात समझ में आती है? नाउ लेट्स पिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन. कहने को बड़ी आसान चीज है. मैं अभी फिलहाल सारे एग्जाम्स को नहीं, एक एग्जाम को पकड़ के चलता हूँ, कैट. इनफैक्ट नॉट जस्ट कैट, अ लॉट ऑफ अदर एग्जामिनेशंस लव रेशियोज. क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट नंबर्स बिकम वेरी इजी विद रेशियोज. एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स से तुम दो लोग हैं, है ना, तुम और मैं. मान लेते हो तुम्हारा नाम है लेट्स से A, मेरा नाम है B. हम दोनों के पास पैसे हैं इन द रेशियो 76:114. दिस इज द रेशियो ऑफ मनी दैट वी हैव. और हम दोनों के पास मिला के पता है कितने रुपए हैं? 50. वी जस्ट हैव 50 रुपीज टुगेदर. कैन यू फिगर आउट मेरे पास और तुम्हारे पास कितना है? बोलोगे सर 50 रुपए आप लोग के पास मिला के. रेशियो इतना गंदा नंबर दिया हुआ है, yes or no? डिफिकल्ट, राइट? बट द ब्यूटी ऑफ रेशियोज इज, अगर तुम्हारे टेबल्स क्लियर हो गए हैं, if your tables are done 1 to 20, I have asked you multiple times that you're supposed to know the tables. 76 दिखते ही कुछ होना चाहिए. This is something that comes in the table of 19 fourza, and this essentially is nothing but 19 sixza. How does a 99 percentiler see things? उसको 76 और 114 दिखेगा ना. He has witnessed this number or these numbers rather so many times that he can simply draw a relation के सारे 19 के multiples हैं. वहां से 4:6 बना, which is nothing but 2:3. 50 को 2:3 में तोड़ सकते हो आसानी से. सर 20 और 30 मिल गया ना रेशियो और A और B का. कितने रुपए हैं? एक टफ दिखने वाला नंबर इज सो डैम इजी. समझ में आ रहा है? दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज. 1 सेकंड तुम्हारी टेबल्स क्लियर होंगी. क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर आती है. तो क्या होता है इससे? इट हेल्प्स यू अवॉइड लेंथी अलजेब्रा. आसान. बैकबोन किसका है? सर क्यों पढ़े कैट में या फिर किसी भी एग्जाम में? ऐसा क्या आएगा? मिक्सचर एलिगेशंस आने वाला है, टाइम एंड वर्क आने वाला है, एवरेजेस आने वाला है, DI डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स जो आएंगे. रेशियोज play a very crucial role in all these topics. By the way, नजरें थोड़ी पैनी करो. Allegations का स्पेलिंग सही है क्या? अगर सही है या नहीं मुझे बताओ कमेंट में डालकर. समझ में आ रहा है? Be very vigilant when I'm teaching you something. Always be very careful about very minute things. यही तुमको मैनेजर बनाएगा. Now, CAT का माइंडसेट क्या होता है? If values change proportionally, ratios don't lie. This is just a way of remembering things. Pattern होता है CAT में, किसी भी एग्जाम में पैटर्न्स हमेशा होते हैं. दीज पीपल वांट मैनेजरियल पीपल, दीज पीपल वांट टॉप प्रोफेशनल्स जो
पैटर्न ढूंढ पाए चीजों में. दिस हैज टू बी द की टू एनी टॉपिक. नाउ डेफिनेशन बस पता होगी, यू नो, यू आर नॉट कॉट napping sometime कि सर ये क्या होता है. when a ratio is simply written as a is to b, simple, मतलब a upon b. इसको एंटीसेडेंट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं जरा मुझे ये भी कमेंट में बताओ. वैसे तुमको अगली साइड में पता चली जाएगा, बट ठीक है. नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वो गंदा सा नंबर पिछले वाले में. a on 40k, b on 60k. इनका रेशियो कितना होगा बेटा? इनको अगर तुम इक्वेट करोगे तो दिख रहा होगा it's 2:3. ये सुनो, आसान. धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं. ओके, एज आई मेंशन्ड, अगर a is to b है तो योर a is antecedent and your b is consequent. क्या ये बात समझ में आती है? consequentially follow करता है, इसीलिए वो सेकंड टर्म होता है. नॉट नेसेसरी टू नो, बट पता हो. हाँ सर पता है, ऐसा कुछ होता है. नाउ एग्जाम्पल, 3:5 रेशियो है तो क्या होगा एंटीसीडेंट? आर यू सीरियस? ये बताने की जरूरत है. ओके, बढ़ते हैं इससे आगे. नाउ देयर आर सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जिनको हम प्रॉपर्टीज की तरह नहीं रखने वाले. दिमाग खराब होता है, सर ऐसे मत बताओ, आसान तरीके से बताओ. देखते हैं क्या बोल रहा है. एक होता है स्केलिंग एंड द अदर वन इज रेशियो ऑफ फ्रैक्शंस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. लेट्स सी दिस वन फर्स्ट. फॉर एग्जांपल, अब तुमको कोई बोले, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 और 6 में क्या रेशियो है? सर 1:3. इजी राइट? दिस इज इजी. बट सडनली इफ आई आस्क यू 2/3 और लेट्स से 7/9 का क्या रेशियो है? बिकम्स डिफिकल्ट राइट? डू नथिंग, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 9 2s 18, 3 7s 21. दिस रेशियो इज नथिंग बट इसको 3 से काटोगे, 3 6s 3 7s 6:7 आएगा रेशियो. इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला चीज इज एक्चुअली नथिंग बट 6:7. वही चीज इन्होंने यहां पे लिख के बताई है. ये शायद यहां समझ नहीं आता, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया. ऑसम. नाउ बहुत आसान सी चीज, अगर 3:4 में कोई रेशियो है, दोनों साइड की चीज से मल्टीप्लाई कर दो. लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2, सो ऑब्वियसली विल मल्टीप्लाई बाय 2 हियर. This becomes 6:8, which eventually is nothing but 3:4. Always remember, ratio has to be in the simplest form. ये गांठ बांध लो, कभी भी कुछ भी रेशियो दिया हो, 18:20, bring it down into the simplest form. क्या होगा इसका simplest form? सर 9:10 होगा. करेक्ट? That's it. खत्म हो गई बात. इतना सा करना है. कैट में यूज बता चुका हूं, लेकिन और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस जो हमने यहाँ पे किया था, DI के सेट्स ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बड़ा आसान कर देता है जीवन. ऑप्शन एलिमिनेशन इज समथिंग दैट विल लर्न एट अ लेटर स्टेज इन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, बट अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत काम आता है और इससे तुम्हारे आसानी से 4 या 5 सवाल एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाते हैं. बढ़ते हैं इससे आगे. ओके बॉस, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोस. गंदी लैंग्वेज लग रही होगी, चील, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूं. लेट्स से A is to B तुमको दिया है, जैसे यहां दिया है 2:3 है. ओके, B is to C है 4:5. क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर. अब उन्होंने पूछ लिया कि A is to B is to C का रेशियो क्या होगा. समझ में आ रहा है? क्या करना है? कॉमन क्या है? सर B कॉमन है दोनों में, बराबर. ये 3 है, ये 4 है, तो इन दोनों को सेम बना दे. सेम कैसे बनेगा? एलसीएम ले लो. क्या होगा? 12 एलसीएम है, दोनों को 12 बनाना है. 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 4 से. सही बात है, तो इस बेचारे को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दोनों साथी है ना. 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. ये दोनों साथी हैं, तो ये बेचारा 5 भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से. ये कितना हो गया? 4 2s 8, 3 4s जो अपना बीच का टर्म था क्या था? 12. ये 5 3s 15. ये निकल आया तुम्हारा ABC का रेशियो. क्या ये बात समझ में आती है? आसान. ऐसा सवाल हो तो ये काम कर सकते हो, कोई शक कोई दुविधा ना हो, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया. बहुत बढ़िया. बढ़े आगे. अब एक अगेन नेम पे मत जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है. एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, आसान. फॉर एग्जाम्पल, ये तो समझ में भी आ रहा होगा. 3 रेशियो दिए हुए, लेट्स से 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू लेट्स से 6/9 है ना. अब इनको अगर सम कर दो न्यूमरेटर्स को, 2 4 कितना होगा? 6 + 6 इज 12 अपॉन 3 + 6 9, 9 + 9 18. बच्चों ये भी 2:3 ही आएगा. 2:3, ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है. क्या बात समझ में आती है? दैट्स इट. यही बता रहा है वो. इतना घमासान जो किया है ये अलजेब्रा का, उसका मतलब बस इतना सा है.
समझ में आ रहा है? इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना, टप्पा गिर जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हो गया अपना क्या रेशियो, अब आते हैं प्रोपोर्शन पे। व्हाट इज प्रोपोर्शन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल ऐसा कुछ होता है। अगेन सर हमको नहीं समझ में आता है ऐसे। 2/3 इक्वल टू लेट्स से 4/6, ये बराबर है ना, है ना? तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया इसको लिखते ऐसे हैं 2:3 और बीच में 4 डॉट लगा दो ऐसे, और 4:6। जिनको रंगोली पसंद है बढ़िया काम करते रहो, आसान। जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाया था पहले, ऐसा ऐसा, तो AD इंटू BC, बेसिकली ये 2 6 is 12, 4 3 is also 12। तो ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, यानी कि AD इक्वल टू BC। इतनी आसान और साधारण सी बात है, ये खत्म हो गया। ये हो गया तुम्हारा प्रोपोर्शन। बेसिस सवाल आएंगे, कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। अब देयर आर अ फ्यू वर्ड्स जो तुम्हारी थ्योरी बुक्स में भी दिखता होगा, तुम बोलोगे सर ये ना समझ नहीं आता या वियर्ड लगता है। इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कुछ नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, उसका उल्टा रेसिप्रोकल बोले तो 3/2, दैट इज योर इन्वर्टेंडो। क्या ये बात समझ में आती है? या फिर इसको ले लो, A/B इक्वल टू C/D है, इसका मतलब उल्टा 2/3 इक्वल टू 4/6 अगर दिया है तो इसका रेसिप्रोकल भी, यानी कि 3/2 विल बी इक्वल टू 6/4। क्या ये बात समझ में आती है? बस इतनी सी बात थी इन्वर्टेंडो में। कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, apparently it looks tough, it is not, it is actually pretty easy. I'll show you how. कॉम्पोनेंडो अभी देख रहे हो A प्लस बी अपॉन बी, C प्लस डी अपॉन डी। कैसे हुआ सर ये? इसमें एक काम करते हैं, A/B है इधर और इधर क्या है, C/D। दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, बराबर है ना? कर दो, क्या होगा? एलसीएम ले लो, A प्लस बी बाई बी इक्वल टू C प्लस डी बाई डी। ये समझ में आता है? वही तो लिखा है, दैट इज कॉम्पोनेंडो, मतलब दोनों साइड 1 ऐड करना है। सर डिविडेंडो हम समझ गए, करेक्ट। A/B है और यहाँ C/D है, दोनों जगह -1 कर दो तो क्या आएगा? A माइनस बी अपॉन बी, C माइनस डी अपॉन डी। यस और नो? वही चीज तुम्हारी डिविडेंडो हो गई। अरे हाँ सर, सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करके भी कुछ होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब कॉम्पोनेंडो अपॉन डिविडेंडो। अब इसको और इसको अपन डिवाइड कर दें, ऐसे डिवाइड मार दो, क्या होगा? ये B से B कट जाएगा, नीचे वाला D से D कट जाएगा, ये अपॉन ये बचेगा, ये अपॉन ये बचेगा। दैट इज योर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या बात समझ में आती है? ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो एडवांस्ड लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे, ठीक है? अगर पढ़ना चाहते हो सब्सक्राइब कर लेना। एनीवे, मूविंग ऑन नाउ, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। है नहीं, कचरा है, अभी समझ जाओगे। उसका यूज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अंदर और नंबर बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस में आता है। क्या होता है सर? 2:3, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है A/B इक्वल टू B/C, B कॉमन है ना? अब 2:3 इक्वल्स टू लेट्स से, अगर मैं यहाँ पे ले लूं, या कोई अच्छे नंबर लेते हैं, और रुको 6 ले लो, 4:6 ले लो और 6:9 ले लो। ये A है, ये B है, ये B है और ये C है। क्या ये चीज क्लियर है? यस। नाउ दिस कंडीशन टेल्स मी इफ दिस इज द केस देन B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। B स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर इज 36, A इज 4, C इज 9, 36 इक्वल टू 36 आ गया, हेंस प्रूव्ड। पर सर ये आया कैसे? दिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट A/B को क्या लिख सकते हैं? A अपॉन B। B/C को क्या लिख, B/C को B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आया सर? B स्क्वायर इक्वल टू AC। दैट्स इट, खत्म हो गया। यही बोलना चाह रहा था। इसका यूसेज कैट के अंदर और बाकी एग्जाम्स में बिल्कुल होता है। कैट के अंदर मैथ काफी टफ आता है, इसलिए मैं कैट का रेफरेंस काफी बार लेता हूँ। तुम्हारे लिए जितने भी एग्जाम्स हैं, CGL, SSC, SCLAT, IP मैट, सबका बदला लेंगे अपन यहाँ पर। क्या समझ में आता है? आसान चीज। बढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब कुछ चीजें तुमने देखी होंगी, फ्रैंकली तुम लोग ना, तुम्हारे को एक मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो तुम सोचना बैठ के कि एरिया पता है सर्कल का कितना होता है? हाँ सर, πr²। आधे लोग को वो भी नहीं पता। जिनको पता है, कभी इमेजिन करना ये बना कैसे होगा इज इक्वल टू πr²। ब्यूटीफुल स्टोरी, उसके पीछे प्रोपोर्शन का काम होता है। लेट्स से अभी
बोल रहे हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये होता है, अब पता होना चाहिए, इट मींस इफ ए इंक्रीजेस बी भी बढ़ेगा, उस तरह लिखा जाता है, which implies that a by b is constant. What do you mean by this, sir? a is proportional to b. कोई शक सर, कलर बदलो, मजा नहीं आ रहा, a is to b. अब ये कांस्टेंट लगाना है मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगाना है, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेता हूं b, a is equal to k upon b. तो k कितना होगा सर, a upon b. क्या a upon b एक कांस्टेंट टर्म है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में a अपॉन बी इज कांस्टेंट. ज्यादा लोड मत लो, जब क्वेश्चन आएंगे ना हलवा लगेगा, कुछ नहीं होता, चिल. कहने का मतलब 10% इंक्रीज इन a, मतलब b में भी 10% इंक्रीज होगा. हाँ सर समझ में आ गया. ये एग्जांपल अभी के लिए इग्नोर करो, टाइम एंड वर्क में सब जगह अपन सीखेंगे मस्त. इनवर्स प्रोपोर्शन क्या बोलता है, वर्ड से समझ में आ रहा होगा, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट जाएगी. लिखते कैसे हैं, a is inversely proportional to b, कहने का मतलब 1/b लिखोगे. क्या बात समझ में आती है? इसमें लास्ट केस में क्या था, a upon b was constant, इधर a into b will be constant. सर ऐसा क्यों? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओ, a is equal to, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो कांस्टेंट लगाओगे, a is equal to k upon b. तो k कितना आया, छुटकुओं सारे, सर a into b आ गया. सही बात है, that's it. इतनी सी बात है, समझ में आती है ये बात. अब एग्जाम्पल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तुम्हें समझाता हूं. 10 men do work in 6 days. आए 10 लोग 6 दिन में काम करते हैं. पूछा है 15 लोग कितने दिन में करेंगे. इसको अपन समझते हैं. men और days इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नंबर ऑफ men, जितने ज्यादा आदमी होंगे दिन उतने कम लगेंगे. यस और नो? हाँ सर. तो क्या मैं इसको सिंपली m इज इक्वल टू k कांस्टेंट को इक्वल टू लगाया ना, अपॉन d लिख सकता हूं. उसने बोला पहले केस में 10 men do work in 6 days. men कितने हैं, 10 men do work in 6 days. इधर से k कितना निकला बच्चों, सर 60. उसने पूछा है 15 men, 15 men को कितने दिन लगते. k कितना है 60, अपने को डेज निकालना है, यहां से बहुत इजीली निकल जाएगा डेज. 60 अपॉन 15 विच इज 4. ये आ गया, समझ में आ रहा है. दिस इज द यूज एंड एप्लीकेशन. ये वैसे ऑफसेटिंग से भी बहुत आसानी से होना चाहिए. मैंने तुमको परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जगह बताया है. जिनको ऑफसेटिंग नहीं आती 99 परसेंटाइल एग्जाम में लाना मुश्किल समझना, क्योंकि उस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. जिनको ऑफसेटिंग समझना है पिछले लेक्चर्स देखो, जिन्होंने देख लिए हैं क्लियर होगा. बढ़ते हैं आगे. अब जॉइंट एंड पार्शियल वेरिएशन कम आता है लेकिन आ जाता है. वन थिंग इज a is directly proportional to b and c. डायरेक्ट है. क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दोगे k, a is equal to kbc. सर kbc, हाँ भाई और बहनों, ओए चिल, समझ में आ रही है बात. पार्शियल वेरिएशन क्या बोलता है कि b किसी एक कांस्टेंट k1 से वेरी करेगा, c किसी पार्शियल कांस्टेंट k2 से वेरी करेगा. दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी यूजुअल, बट वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस जस्ट इन केस किसी एग्जाम में आ जाए तो फंसे ना. यूज कहां होगा, अलजेब्रा में, डिफिकल्ट अलजेब्रा पार्ट में, और मल्टी वेरिएबल लॉजिक के अंदर. क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर आ गई. बस इसके साथ तुम्हारा एक पॉइंट और बचा है जो है पार्टनरशिप. दिस जनरली पार्टनरशिप्स के अंदर बहुत पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन कैट और कंपैरेटिव एग्जाम्स की सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स पैदा किए गए हैं. इन्वेस्टमेंट कितना किया और कितने टाइम पीरियड के लिए किया, बस इतनी सी बात. प्रॉफिट शेयरिंग का रूल इतना ही सा होता है. एग्जाम्पल के तौर पे इफ ए इन्वेस्ट C1 इतना अलजेब्रा नहीं मानने का, C1 मतलब 100 रुपए. इफ ए इन्वेस्ट 100 रुपीज फॉर 6 months एंड बी इन्वेस्ट 200 रुपीज फॉर 12 months, तो इनके प्रॉफिट्स का रेशियो क्या होगा. इसका इन्वेस्ट 100 into 6 कितना होगा सर 600. 200 into 12 सर 2400. कितना रेशियो निकला बच्चों, 600 is to 1200, 0 कटा 6, 1 is to 4. That's it. इस तरह से पार्टनरशिप का काम किया जा सकता है. जिनको अलजेब्रा समझ में आती है फॉर्मूला देख सकते हो, सेम ही चीज है, सिर्फ फॉर्मुलेटेड वर्जन लिखा है उसका. क्या बात समझ में आती है? आई थिंक वी आर डन विद द थियोरी पार्ट ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन अलोंग विद पार्टनरशिप्स. इस पे बेसिस कुछ सवाल करेंगे अगले लेक्चर में. इसको तब तक रिवाइज करके रखो, अगले लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए गुड नाइट.